मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की एक मनोहर संवाद यशोधर चरित्र के माध्यम से आप इस श्रृंखला को सुनने का भाव बना करके यहाँ पर बैठे हैं। पिछले सत्र पर आपने सुना कि महाराज यशोध की रानी चंद्रमती, जिनका वह 8 खंड का महल था और 8 खंड के महलों की एक अलग विशेषता और भूमिका थी। प्रथम खंड में जहाँ स्फटिक मणि थी, द्वितीय खंड में जहाँ मूंगा लगा था, तृतीय खंड में नीलम, पन्ना, पुखराज, मोती, माणिक, ऐसे महान महान दुर्लभ पदार्थों से उनका पूरा भवन बना हुआ था। और भवन के मूल ऊपर शिखर पर जाने पर जब 8वें तल से ऊपर पहुंचते थे तब शिखर में अनेक मणियां और हीरे लगे हुए थे। रात्रि के अंधकार में जब चंद्रमा का प्रकाश महाराज यशोद के भवन पर पड़ता तो पूरे आसपास के पूरे उज्जैनी नगरी पर महाराज यशोद का भवन दूर से दिखाई देता। उसमें सौंदर्य को अद्भुत बढ़ाने वाले उस पद्मराग मणि के कक्ष में महारानी चंद्रमती ने महाराज यशोद से कहा कि महाराज, आपके साथ जीवन का प्रत्येक सौभाग्य प्राप्त हुआ, अब हम एक और सौभाग्य चाहते हैं, मुझे एक पुत्र चाहिए। पुत्र की उत्पत्ति शब्द सुनते ही महाराज यशोद गहन चिंतन में डूब गए, क्योंकि दोनों की शिक्षाएं अलग अलग स्थान पर हुई थी। महारानी चंद्रमती अलग देश से आई थी और महाराज यशोद का शिक्षण लालन पालन, जैसा आपको पूर्व में विदित है कि गुरुकुल में, वो भी श्रमणों के गुरुकुल में रह करके महाराज यशोद का लालन पालन हुआ था, जहाँ विद्या अध्ययन से पूर्व ही उनको शुरुआत में ही गढ़ंत पदार्थों का, आलू प्याज इत्यादि का वहाँ पर त्याग करा दिया गया था। इस तरीके से उनका विद्या अध्ययन भी अपने आप में बहुत अद्भुत तरीके से हुआ। महाराज यशोद को जो कलाएं आती थीं, उन कलाओं से रानी चंद्रमती अनभिज्ञ थी। रानी चंद्रमती ने महाराज यशोद से कहा, महाराज, एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा पुत्र चाहते हैं, जीवन में एक बाहर आएगी, मुझे और आनंद की प्राप्ति होगी। महिला को जब भी पुत्र दिखाई देता है तो
महिला को क्या, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों को प्रायः करके जो चीज़ दिखाई देती है उस दिखाई देने वाली चीज़ की ओर ही उनका ध्यान रहता है। और हम करते भी वही हैं। आप देखिएगा कि घरों के अंदर शरीर है, शरीर को लेकर के जितनी सुविधाएं हम बच्चे को दे सकते हैं वो सब देने का प्रयास करते हैं। बच्चा गोरा होना चाहिए, बच्चा स्मार्ट दिखना चाहिए, बच्चे का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे का अच्छा खान पान होना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, बच्चे को रुकने के लिए अच्छा जो है वो मकान होना चाहिए, बच्चे के घूमने आने जाने के लिए बहुत अच्छे और भी साधन चाहिए। आपकी जितनी भी योग्यता, जितना भी पुरुषार्थ, जितना भी आपका कर्तव्य रहता है वो मात्र शरीर संबंधी रहता है। लेकिन महाराज यशोद को तो अपना राज्य शासन चलाना था। उनको शरीर से ज़्यादा इस बात की अंदर चिंता हुई। वे अंदर ये सोचने लगे कि कैसे पुत्र का प्रसव तो सामान्य बात है, लेकिन एक असामान्य पुत्र का प्रसव करना अपने आप में बिल्कुल असामान्य बात है। दुनिया में जैसे घर के अंदर जो भी संतानें पैदा होती हैं ये सब सामान्य संतानें कहलाती हैं बंधु, लेकिन जिसको राज्य शासन संभालना हो उसके लिए कुछ असामान्य भाव भी अंदर होता है, जिसकी जानकारी महाराज यशोद को बहुत अच्छे से थी। रानी कहती है मुझे एक पुत्र चाहिए, और महाराज यशोद सोचते हैं कि उस पुत्र के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए, क्या चाहिए उन महाराज यशोद को अपने पुत्र के अंदर। महाराज चिंतन करके सोचते हैं मेरा पुत्र ऐसा हो जो अत्यधिक सहनशील हो, अत्यधिक क्षमा धर्म को समझने वाला हो, विवेकी हो, जागरूक हो, साहसी हो, धैर्यवान हो, किसी भी चीज़ में निर्णय लेने की उसके अंदर शक्ति बनी हुई हो, निरोगी हो, उसके अंदर बिल्कुल निस्वार्थपना हो, शारीरिक और मानसिक शक्तियों में वो पूर्णतः निर्दोष हो, जीवनचर्या बिल्कुल निर्लोभी पने के साथ जी जा रही हो, जिसका आनंदमय जीवन हो, जिसके जीवन में उत्साह हो, जिसकी जीवन में तेज हो, जिसकी वाणी में जोश हो। ये सारी चीज़ें बंधु आप सोचिए शरीर में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। ना साहस दिखाई देता है, ना धैर्य दिखाई देता है, ना जोश, ना क्षमा भाव, ना सहनशीलता। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सोचिए, आश्चर्य की बात है कि जब हम संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं उसी समय ये सारी चीज़ें उस संतान को माँ और पिता के द्वारा दे दी जाती है। महारानी को दिख रहा था कि एक बालक जो भौतिक दृष्टि से हमारी हाथ में हो, और महाराज यशोद को दिख रहा था एक ऐसा बालक जो भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक विवेकशील, संपन्न, ज्ञान संपन्न, सौर संपन्न, उत्साह संपन्न, तेज संपन्न हो। ऐसे दोनों की सोच अलग अलग थी और दोनों अपने अपने तरीके का चिंतन कर रहे थे। महारानी चंद्रमती पुनः महाराज यशोद से कहती है महाराज मुझे एक अच्छा पुत्र चाहिए। महाराज यशोद कहते हैं रानी अवश्य, लेकिन उसके लिए योग्य समय, योग्य क्षेत्र, योग्य काल की आवश्यकता पड़ती है। अभी वह समय नहीं आया। समय कब आएगा उसके लिए कुछ साधना की भी आवश्यकता होती है। महाराज यशोद रानी चंद्रमती को समझा रहे हैं, पति पत्नी को समझा रहा है कि पुत्र को लाने के लिए दंपति को एक साधना करनी पड़ती है। और वह साधना, अगर आप जैन दर्शन के जो जानने वाले हैं, जब आपने कभी भी आदि पुराण पढ़ा होगा तो अंतिम भाग के अंतिम करीब 100 पृष्ठ इसी बात को लेकर के लिखे गए हैं कि इस सृष्टि पर एक सद संतान का आना किस तरीके से होता है। महाराज यशोद ने रानी चंद्रमती को समझाया, रानी पुत्र लाना भौतिक दृष्टि से तो सामान्य बात है, लेकिन जिस दृष्टि से मैं एक पुत्र को चाहता हूं, जो राजपुत्र चाहता हूं, जो क्षत्रिय चाहता हूं, जिसके माध्यम से वो शौर्य पैदा हो, क्योंकि पूर्वजों की एक परंपरा रही है, हमारे पूर्वजों में जातिगत ऐसी विशेषताएं रही हैं, वर्णगत ऐसी विशेषताएं रही हैं कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ व्यक्ति गाय को बचाने के चक्कर में अपनी जान देने की ताकत रखता है। ये जातिगत विशेषताएं हैं जो किसी एक इनबिल्ट क्वालिटी किसी जाति में ही रहती है। ब्राह्मण की भी विशेषता रही है। ब्राह्मण जो है ज्ञान के अर्जन करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है,
ठीक इसी तरीके से शूद्र और वैश्य के अपने अपने कर्म हुआ करते हैं। और जब जाति संकर की बात आती है, जब दो अलग अलग विचारधाराओं के जो अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं, तो वर्ण संकर होने के कारण, जाति संकर होने के कारण उनकी शक्तियों में भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ वर्ण संकर के कारण, जैसे किसी अन्य कास्ट के व्यक्ति ने अन्य कास्ट के किसी बच्चे से शादी कर ली, तो बेटी अदर कास्ट की है, लड़का अदर कास्ट का है, दोनों मिलने पर कल्चर जो एक्सचेंज होता है, उसका जेनेटिक कोड कैसे टूटता और बनता है, ये भी हमको इस मामले से सीखना है। जाति संकर होने पर, वर्ण संकर होने पर लोगों में साहस और शौर्य की कमी आने के साथ कुछ मानसिक, शारीरिक, जेनेटिक दुर्बलताएं भी आती चली जाती है। महाराज यशोद रानी को समझा रहे हैं कि रानी, हमारा आपका गोत्र कर्म, हमारा आपकी जाति तो एक है, लेकिन जाति एक होने मात्र से एक अच्छी संतान आ नहीं सकती। गुरुदेव भी इस बात को मुख माटी में कहते हैं कि विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। पति और पत्नी दोनों हैं, दोनों के बीच में ही संतान की उत्पत्ति होनी है, यह तो निश्चित है, लेकिन उसमें भी विचारों के ऐक्य से, दोनों का विचार एक जैसा हो, फिर दोनों का आचारों के साम्य से आचरण पद्धति भी पति और पत्नी की एक जैसी हो, फिर संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। तो यशोद कहते हैं रानी चंद्रमती से कि आप क्या चाहती हैं, निखार चाहती हैं कि विकार चाहती हैं? और अगर निखार चाहती हैं तो आपको और मुझे दोनों को पुत्र को लाने से पूर्व में कुछ साधना करनी पड़ेगी। उस साधना के लिए जब महाराज यशोद अपनी पत्नी को समझाते हैं कि सबसे पहले शारीरिक शुद्धि शुचिता में धातु शोधन की प्रक्रिया होती है। संसार में किसी भी संतान को पैदा करना हो तो ऐसा नहीं बंधुओं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट सामने होता है और हम पुरुषार्थ करते हैं और संतान आ जाती है। उसके पूर्व में आचार, इतिहासकार और पूर्व के श्लोक में लिखने वाले लोगों ने ये बात को स्पष्टतः कहा है कि किसी भी संतान को लाने से पूर्व में शारीरिक धातु शोधन की एक प्रक्रिया होती है। उस धातु शोधन की प्रक्रिया को किए बिना लाई गई संतानें बहुत ज़्यादा विकार युक्त, विकारग्रस्त हुआ करती हैं। क्या करते हैं? तो ठीक वैसे ही जैसे तीर्थंकर परमेष्ठी के इस सृष्टि पर अवतरण से पूर्व ही 6 मास पूर्व कुबेर के द्वारा रत्नों की वृष्टि होने लगती है, ठीक ऐसे ही किसी भी दंपति को अपने घर में संतान लाने से 6 महीने पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, वो भोजन की शुचिता को भी लाता है। शुद्ध भोजन के बिना आई गई संतानें बहुत दुखदायी और कष्टकारी होती हैं। बंधुओं, महाराज यशोद चंद्रमती को समझा रहे हैं कि रानी, अगर आप वास्तव में एक सुयोग्य पुत्र चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपनी भोजन की शैली बदलनी होगी, क्योंकि पति और पत्नी का दोनों के डाइट एक जैसी हो, दोनों का टेस्ट एक जैसा हो, ऐसा होता नहीं है। सबके खाने पीने के, खान पान के तरीके अलग हैं। और जब पता चले कि पति जो है वो जैन कुल में अहिंसक साधुओं के बीच में रहकर के पल्लवित, पोषित और संवर्धित हुए हैं, फिर तो बात ही अलग हो जाती है कि वे जाति से क्षत्रिय लेकिन शिक्षा से कोई व्यक्ति जैन हो, और फिर एक महिला जो जाति से भी क्षत्रिय हो और शिक्षा से भी क्षत्रिय हो, तो दोनों के विचारों की एकता लाने के लिए महाराज यशोद प्रयत्न कर रहे हैं। और महाराज यशोद रानी चंद्रमती को समझाते हैं कि रानी, इस तरीके से सर्वप्रथम हमको और आपको दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने अपने शरीर की धातुओं का शुद्धिकरण और शोधन करना होगा। तत्पश्चात इन 6 मास के बीच में हमें और आपको दोनों को मिलकर के अपने अपने भोजन की पवित्रता भी स्थापित करनी होगी। महाराज यशोद इस बात को कह ही रहे थे कि भोजन की चर्चा की बात ही कर रहे थे कि महाराज यशोद जिस खिड़की के सामने बैठ करके ठंडी हवा को लेते हुए इस चर्चा को कर रहे थे, सामने से एक वृद्ध महिला गुजरी, और वो जो वृद्ध महिला थी वह अपना एक हाथ अपने गाल पर लगाए हुए ऐसे जा रही थी। रानी चंद्रमती उस महिला को देख करके पूछती है
कि महाराज ये महिला अपने गाल में हाथ लगा करके क्यों चल रही है। चंद्रमती के इस क्वेश्चन को खड़े होने के साथ ही महाराज यशोद सिपाही से बोलते हैं कि पता करो कि उस महिला को, जो कि वह अपने पैरों से पूर्णतः स्वस्थ रूप से चल रही है, लेकिन अपने गाल पर हाथ लगा के क्यों चल रही। तब पता चला कि महिला से पूछा कि आप इस तरीके से हाथ लेकर के क्यों चल रहे हैं, तो महिला ने हाथ नहीं हटाया और कोतवाल से कहती है, मुझे यहाँ पर बहुत अत्यधिक पीड़ा है। पीड़ा है? क्या है पीड़ा में? बोले मैं वो बता नहीं सकती, मुझे पीड़ा बहुत ज़्यादा है। यही संवाद कोतवाल ने जाकर के महाराज यशोद और चंद्रमती से कह दिया। चंद्रमती ने कौतुक अंदर पैदा हुआ कि वह अपनी पीड़ा नहीं बता सकती, तो चंद्रमती महाराज यशोद से कहती है, मुझे उस महिला की पीड़ा जाननी। पीड़ा जानने के लिए महाराज यशोद ने जैसे उस महिला को पास में बुलाया और बुला करके स्फटिक के नीचे तल वाले भवन पे नीचे पहुंच करके उसको देखा, तो महाराज यशोद पूछते हैं कि हे भद्रे, आपको किस प्रकार का कष्ट है। महाराज यशोद और चंद्रमती दोनों सामने आमने सामने बैठे हैं। तो वो भद्रे कहती है, जो महिला है वो कहती है, महाराज मेरा कष्ट अनिवर्चनीय है, मैं कह नहीं सकती कि मुझे किस प्रकार का कष्ट अपने इस चेहरे पर हो रहा है। महाराज यशोद कहते हैं, एक बार कहें तो मुझे पता चले। तो वो महिला कहती है कि महाराज मेरे चेहरे के इस भाग में एक फोड़ा हो गया है और उस फोड़े से निरंतर कीड़े गिरते रहते हैं। चंद्रमती ने तो सोचा भी नहीं था कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है और उस फोड़े में से कीड़े गिरते रहते हैं। चंद्रमती सुन करके कांप गई और यही वो समय था जब महाराज यशोद को चंद्रमती को शिक्षा देने के लिए एक सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराज यशोद उस महिला से कहते हैं, कृपा करके आप हमें अपना वो घाव दिखा दीजिए। महाराज आप उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि कीड़े का गिरना बड़ा विचित्र आपको लगेगा। इसके हाथ के नीचे कटोरी रखी हुई है, उस कटोरी में वो कीड़े गिरते रहते हैं और फिर उन गिरे हुए कीड़ों को मैं कहीं स्थान पर जाकर के छोड़ देती हूँ। मेरे तीव्र पाप कर्म का उदय है महाराज, लेकिन मैं बार बार सोचती हूँ कि पाप कर्म का तीव्र उदय तो है, लेकिन इस तीव्र पाप कर्म के उदय में मेरा तीव्र पाप कर्म का बंध ना हो जाए, इसलिए मैं समता बना करके चल रही हूँ। कितना वैचित्र था, शिक्षा कितनी पवित्र थी कि तीव्र कर्म के उदय में तीव्र कर्म का बंध ना हो। ऐसी चिंतन की शैली उस महिला की। जब महाराज यशोद ने पुनः कहा कि आप कृपा करके अपना वो घाव हमें दिखा दें, महिला ने हाथ नीचे किया, हाथ में कटोरी थी और उस कटोरी पर यहाँ से घाव से गिरते हुए कीड़े उसमें दिखाई दे रहे थे, जो हल्के हल्के लाल कलर के और सफ़ेद कलर के दोनों एक साथ थे। ये घाव देख करके चंद्रमती कांप गई। चंद्रमती तो कांप गई। महाराज यशोद उस घाव को देख करके सोचने लगे कि इस तरीके का रोग इसके जीवन में कैसे आया। और आप ये कैंसर में आप कई बार इस चीज़ को आप लोगों ने देखा भी होगा। एक कैंसर पेशेंट हमने खाती गांव में देखा बंधुआ, नागपुर के रहने वाले थे वो, और उनको तंबाकू खाने के कारण यहाँ पर एक घाव हो गया। घाव होने पर जब सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने सर्जरी करी, लेकिन सर्जरी चूंकि उनका ब्लड शुगर बढ़ी हुई थी, तो सर्जरी होने के बाद ब्लड शुगर के बढ़ने के कारण वो घाव भर नहीं रहा था, तो घाव से निरंतर थोड़ा थोड़ा रक्त, थोड़ा थोड़ा मवाद गिरती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस व्यक्ति के उस घाव के ऊपर सो तो रहा था वो घर के अंदर कूलर और पंखा चालू करके, लेकिन एक मक्खी बैठ गई। और बड़ी वाली आपने मक्खी देखी होगी। बड़ी मक्खी क्या होती है, जब भी वो किसी स्थान पर बैठती है तो वो अपने उदर से छोटे छोटे कीड़े छोड़ती है। वे छोटे छोटे कीड़े अगर किसी रक्त में, मांस में, मज्जा में या फिर किसी शौच, मल इत्यादि में पड़ जाए तो वो 3 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं।
इतने बड़े बड़े, बिल्कुल सत्य घटना है बंधु, बिल्कुल सत्य, मेरी आंखों देखी। तो वो उस व्यक्ति का वो घाव ठीक नहीं हो रहा था। घाव ठीक नहीं होने पर उस घाव के ऊपर, क्योंकि उनको शुगर भी थी और कैंसर भी हो गया था तंबाकू खाने के कारण, तो उसके ऊपर एक मक्खी बैठ गई। मक्खी ने उसके ऊपर वहां पे बैठ करके उधर से अपनी जो कृमियां निकाली, हजारों कृमियां उसके उस पूरे घाव में अंदर तक समा गई और चिपक गई। और 3 दिन में वो कृमियां बड़ी होकर के इस छेद से कुछ कृमियां बाहर गिरती थी इल्ली बराबर, और कुछ कृमियां उसके पेट के अंदर चली जाती थी। मैंने साक्षात देखा ये दृश्य कि किस तरीके की शरीर के अंदर इस तरीके की पीड़ा होती है। मैं उसको देख करके कांप गया। हमने कहा इसमें से कीड़े गिर रहे हैं? वो कहता है हाँ महाराज, मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है। अभी खाते गांव में देखा था, इस साल नहीं, करीब 5-7 वर्ष हो गए। उस समय वहां पर पंचकर्णा होना था, उसी समय हम लोग का जाना हुआ। नागपुर के सज्जन थे, उनका वो रोग हो गया, वो मैंने देखा। हमने कहा कीड़े गिरते हैं? फिर डॉक्टर्स ने बताया कि महाराज श्री, इनके इस भाग में जो भाग भर नहीं रहा था, घाव हो गया था, इस घाव में मक्खी बैठ गई और मक्खी ने इतने छोटे बारीक बैक्टीरिया अंदर डाल दिए हैं कि वो बैक्टीरिया धीरे धीरे डेवलप होते हैं और डेवलप होने पर वो धीरे धीरे झरते हैं। तो हमने उससे कहा तुम कैसे सोते हो? तो बोले महाराज यहाँ पर एक माउथ में एक मतलब कॉक लगी रहती है, कॉक लगे होने उसमें एक रुई लगी रहती है, और महाराज सोते सोते में कई कीड़े मेरे पेट के अंदर चले जाते हैं। ये दृश्य बंधुओं, ये पाप कर्म की उदीर्णा आपके जीवन में नहीं घटित हुई, ये आपका महान सौभाग्य है, लेकिन आपके जीवन में घटित नहीं होगी ऐसा मैं कह नहीं सकता। इसके लिए अपने आप को सचेत करने की आवश्यकता है। महाराज यशोद ने, चंद्रमती ने जैसे ही उस कीड़े झरते हुए उस पात्र को देखा, चंद्रमती ने अपनी आंख बंद कर ली और महाराज यशोद को उसको संदेश देने का एक मौका मिल गया। महाराज यशोद का चंद्रमती के लिए जो संदेश था, वह अगर उन शब्दों में आपसे कहूं तो शायद वो साहित्यिक सांस्कृतिक शब्द आपकी समझ में ना आए, इसलिए शब्द का संशोधन करके कहने का प्रयास करता हूं। चंद्रमती ने महाराज यशोद से बाद में पूछा कि महाराज ऐसा कैसे हो गया? तब महाराज ने, यशोद ने वही बात बताई कि शरीर के अंदर जो रोग पैदा होते हैं, उस रोग की उत्पत्ति के लिए सबसे बड़ा कारण भोजन हुआ करता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि शरीर में 3 ब्रेन होते हैं। 2 ब्रेन तो आपने सुने होंगे, ब्रेन के 2 पार्ट सुने होंगे कि एक पार्ट लेफ्ट एंड राइट होता है। लेकिन हम आपको मेडिकल साइंस की वो बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं वैज्ञान इसका बायोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूं अपने समय में, पढ़ने की मैंने उसको कोशिश भी की है, तो कई चीजें मुझे स्मृतियों में भी हैं। बॉडी में 3 ब्रेन होते हैं। पहला न्यूरोसेंस जो होती हैं वो आप ब्रेन को कह लीजिए, जो आपके दिमाग मस्तिष्क में ऊपर होती हैं। दूसरे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके हार्ट में रहते हैं। दिल में कोई संवेदनाएं पैदा होती हैं, कोई भावनाएं पैदा होती हैं, भाव पैदा होता है, कोई विचार पैदा होता है, उन न्यूरॉन्स का सीधा ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। और तीसरे न्यूरॉन्स जो होते हैं, डॉक्टर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी बात को डॉक्टर समर्थन भी करेंगे, सुन रहे होंगे तो, कि सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पेट में होते हैं। मतलब जो पेट होता है वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करके चलता है। अब पेट जो ब्रेन को कंट्रोल करके चलता है, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि पेट जो है ब्रेन को कितना कंट्रोल करता है। आप आश्चर्य मानेंगे, 60 to 90% ब्रेन को कंट्रोल करने का काम पेट का रहता है। 60 to 90% ब्रेन को कंट्रोल करता है पेट, और पेट को जो कंट्रोल करता है वो होता है भोजन। भोजन के साथ भी एक बहुत बड़ी विचित्रता है कि जैसे स्त्री और पुरुष के संपर्क के पश्चात एक संतान पैदा होती है, ये दुनिया के सारे लोग जानते हैं। ये बात सही भी है कि जब तक फादर्स का डीएनए जो है वो मदर्स के ऊपर शिफ्ट नहीं होता है, तो फिर एक संतान भी नहीं आती है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह करके करते हैं। लेकिन उसके उस विज्ञान को भी हमें समझना है कि कहाँ पर हम चूक कर देते हैं, कैसी चूक हो जाती है और हमारा पूरा शरीर खराब हो जाता है। महाराज यशोद चंद्रमती को समझा रहे हैं,
और उसी बात को मैं आपको आज के इन वैज्ञानिक शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां चंद्रमती ने देखा कि यहां से कीड़े झड़ रहे हैं, तो रानी राजा से पूछती है, महाराज ये कीड़े पैदा कैसे हुए? राजा कहते हैं इसके पीछे भोजन कारण है। भोजन इतना दुर्दांत होता है? हाँ रानी, इसके पीछे भोजन कारण है। और आपके जीवन में भी जो आपको माइग्रेन होता है, आपको साइटिका होता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है, आपके जीवन में आपको स्किन डिसीज होती है, या फिर आपकी स्किन में चित्थे पड़ते हैं, या फिर मान लीजिए आप पहले बहुत सुंदर दिखते थे, धीरे धीरे आपकी बॉडी में, चेहरे में थोड़े छोटे 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 डॉट्स पड़ने लगते हैं, या फिर आपको आर्थराइटिस या जॉइंट्स का पेन हो जाता है। इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, आप मतलब वैज्ञानिक या डॉक्टर्स लोग उसको जानते हैं, जिसको कहते हैं लिक्की गट। लिक्की गट आप समझते हो या न समझते हो मैं नहीं चाहता, कि आप भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन प्रॉपर रस में परिवर्तित हुए बिना भोजन रक्त में जब मिल जाता है तब लिक्की गट होता है। एक प्रक्रिया होती है बॉडी के अंदर, वो लिक्की गट में क्या होता है कि भोजन पूरा पका नहीं, भोजन से पूरा रस नहीं बना और भोजन रक्त में मिल गया, तो बिना पके बिना पचे हुए रक्त में प्रवाह में जाने वाले भोजन के माध्यम से इस तरीके की दुर्दांत अवस्थाएं, चाहे वो साइटिका की हो, साइनस की हो, ओरल प्रॉब्लम हो, मुंह से बदबू आना हो, आँख के अंदर ऊपर जाले पड़ना हो, स्किन डिसीज होती हो, आर्थराइटिस होता हो, या कैंसर होता हो, या फिर आपको डेंगू हो जाता हो, इन सब चीज़ों के लिए लिक्की गट बहुत ज़्यादा काम करता है। और बॉडी कैसे रेजिस्टेंस पावर मेंटेन करती है, कैसे संतान एक पैदा होती है, ये हम पूरी दुनिया के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना और जानना होगा। आवश्यक है बंधुओं आज की डेट में कि आपको ये तो पता है कि फादर्स और मदर्स के कॉम्बो पैक से ही एक संतान आती है, ठीक बात है, इतनी सी बात तो आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब पिता के शरीर से निकलने वाली वीर्य की शक्ति माता के गर्भ में स्थापित होती है, तो सिर्फ वो वायरस ही यहाँ से वहाँ नहीं जाते, उसके साथ बहुत कुछ यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है। क्या क्या ट्रांसफर होता है आप देखिए कि पिता का चेहरा, पिता के बालों का कलर या हेयर स्टाइल्स, पिता की हाइट, पिता के जेनेटिकल सिंड्रोम्स में बने हुए जो भी रोग होते हैं, वो जैसे मान लीजिए हार्ट डिसीज़ है, या फिर डायबिटिक है, या फिर कोई और चीज़ें हैं, आर्थो है, तो ये सब चीज़ें उस वीर की शक्ति के साथ ही उस बालक के अंदर चली जाती है। हाइट चली जाती है, पर्सनालिटी चली जाती है, आवाज़ चली जाती है, चेहरा चला जाता है, जीवन शक्ति चली जाती है। जीवन की आयु के भी कई वर्षों को निश्चित करने के लिए जो है ये जेनेटिकल सेंट्रिकल सिंड्रोम्स आपके जीवन में काम करते हैं। लेकिन सिर्फ डीएनए ही काम करता है ऐसा नहीं है, ये डीएनए आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा करता है। लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद जो स्ट्रक्चर चंद्रमती चाह रही थी कि हमें एक पुत्र चाहिए, तो महाराज यशोद इस बात को समझते हैं कि इसको बॉडी स्ट्रक्चर तो चाहिए है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर तो मुझे खड़ा करना है। उसके लिए धातु शोधन की प्रक्रिया, भोजन की शुद्धि की प्रक्रिया महाराज यशोद रानी चंद्रमती को समझा रहे हैं। वो कैसी प्रक्रिया है आप उसको देखिए, बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है, आपको बहुत आनंद आएगा कि आपने संतान पैदा कर दी। संतान जो दिख रही है, जो ये बॉडी फिजिक दिख रही है, ये ठीक बात है कि ये डीएनए से बनी हुई है, लेकिन ये डीएनए से बनने के बावजूद डीएनए से ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेट डीएनए से नहीं होती, ऑपरेट होती है वो आरएनए से। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड डीएनए और राइबो न्यूक्लियर एसिड आरएनए। तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड है, ये राइबो न्यूक्लियर एसिड से मेंटेन होता है। ये राइबो न्यूक्लियर एसिड कैसे बनता है पेट के अंदर, इसको जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पूरी बॉडी में डीएनए का काम सिर्फ 1% है। कितने परसेंट? ओनली 1%। 99% आरएनए वर्क करता है। और वो जो आरएनए है, वो आरएनए लाइफ में पेट में जाने वाले भोज्य पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए आपकी भोजन शैली जो है वो एनिमल बेस्ड है, एनिमल बेस्ड भोजन है आपका। मान लीजिए आप कोई मांसाहारी भोजन को करते हैं, या फिर आप कोई जंक फूड खाते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आप प्रदूषित पानी पीते हैं, या फिर आप नल का पानी पीते हैं, या फिर आप जो है
वो अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में भोजन करना पसंद करते हैं। अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट आपने देखा होगा, प्राय करके नाली के ठेले के ऊपर जो डोसे के चाट के ठेले लगे होते हैं नाली के गटर के ऊपर, देखा है ना। तो वो क्या करते हैं, वो आपका पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पूरा का पूरा प्रदूषित है। तो जब आपका भोजन एनिमल बेस्ड होता है, मान लीजिए आपने कुछ भी मांसाहार किया, तो दुनिया में जितने भी जानवर प्रत्येक दिन भोजन के लिए मारे जाते हैं, वो सारे जानवरों की अलग अलग वेदनाएं होती हैं, प्रत्येक जानवर की। मान लीजिए गाय मरी या फिर मुर्गी मरी या फिर बकरा मारा गया, बकरी मारी गई, या फिर ऊंट मारा गया, या फिर कोई और जानवर मारा गया, खरगोश मारा गया, चूहा मारा गया। तो जितने भी सुअर मारे गए, आप इन सब चीज़ों में आप कभी देखेंगे कि जितने जानवर आपके भोजन के लिए मारे जाते हैं, उनकी वेदना का स्तर अलग अलग होता है। कोई जानवर बहुत ज़्यादा घृणा को लेकर के मरता है, कोई जानवर जो होता है बहुत ज़्यादा रिवेंज को लेकर के मरता है, मतलब वो अटैक करना। देखा आपने कभी, कोई गाय है, मतलब कसाई उसको हलाल करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, लेकिन गाय बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर के कसाई को मार रही है। आपने ये सीन यूट्यूब चैनल्स में या फिर रील्स वगैरह में देखे होंगे। आप इससे हमको बहुत कुछ सीखना है। आज आपको ये सीखना है कि जितने भी जानवर मारे जाते हैं, उन सब की वेदना का स्तर अलग अलग होता है। सारे जानवर की वेदना का स्तर अलग अलग होने पर सारे जानवर के मांस के अंदर पैदा जनरेट होने वाला RNA भी अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कोई जानवर है, वो अत्यधिक क्रोध में आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है, वो किसी मेंटल फोबिया में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है जो हेल्पलेसनेस, एक मेंटल सिंड्रोम के कारण कि मुझे कोई बचाने वाला ही नहीं है, मैं कोई मुझे बचा ही नहीं पा रहा है, मैं मर रहा हूँ, इसको देख करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है वो रिवेंज को लेकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है वो बहुत ज़्यादा एंगर होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर जो है वो अंदर दुख का वातावरण लेकर के प्राप्त हुआ। तो जैसे ही वो जानवर जिस तरीके का सोचता है, चाहे वो मुर्गी हो, बकरा हो, बकरी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे सुअर हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो ऊंट हो, कोई भी हो, प्रत्येक जानवर के मारते समय जब उसकी स्लॉटिंग की जाती है, उस स्लॉटिंग के समय उसकी पीड़ा का स्तर अलग अलग होता है, अलग अलग उसकी वेदना होती है। अगर आपको प्रत्येक जानवर की उस वेदना को देखना या समझना है, तो एक 2018 में एक मूवी आई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, डोमिनियन मूवी है। आप उसको देखिएगा बंधुओं। जो मांसाहार करते हैं उनको इस बात को देख करके सीखना और समझना होगा, शाकाहारी को भी सीखना होगा, क्योंकि उसी डोमिनियन मूवी के माध्यम से आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके के कॉम्प्लेक्स से वो बच्चा, वो छोटा सा जानवर, वो एक गाय या फिर वो एक मुर्गी जब मारी गई है आपके लिए खाने के लिए, चूंकि आप मांसाहारी हैं और आपको मांस पसंद है, तो आपको ये चीज़ भी पसंद है कि जानना होगा कि मांस जब प्रोड्यूस होता है, जब बनाया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, उसको किल किया जाता है, उस समय उस व्यक्ति, उस जीव के अंदर, उसके DNA के साथ जो उसके अंदर भय कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, फोबिया पैदा होता है, उससे उसका RNA चेंज हो जाता है। जब उसका RNA चेंज हो जाता है, डॉक्टर्स इस बात को, मेरी एक एक बात को डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से मिलकर के मेरी इस बात को प्रूफ करा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे ये बात आती है। तो आप किसी भी डॉक्टर से मेरी स्पीच को सुना करके क्लियरिफिकेशन भी करा सकते हैं, मुझे खुशी होगी। जब आप देखेंगे इस बात को कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, RNA जो है, किसी नॉन वेज खाने वाले व्यक्ति के अंदर, किसी वो गाय का मांस खा रहा है या फिर किसी मुर्गी या किसी और चीज को ले रहा है, तो वो जिस वेदना के स्तर के साथ मरी है, उस वेदना के स्तर के भाव, परिणाम और उससे जो जनरेट होने वाला माइक्रोसेल्स का जो बैक्टीरिया है, वो उसके मांस में पैदा हो गया। अब वो मांस आपने अपने पेट के अंदर खाया, खाने पर जैसे आपने उसको पेट के अंदर डाला, तो मैंने आपसे कहा ना कि बॉडी में 3 ब्रेन होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा 60 to 90% आपका ब्रेन काम करता है, वो आपके भोजन के ऊपर डिपेंडेंट है। कि हमारा भोजन कैसा है उससे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो आप मान लीजिए आपने किसी क्रोध के आवेश में या रिवेंज को लेकर के, कोई जानवर मर रहा है और उसका मांस आपने ले लिया, खा लिया।
अब अंदर जो आरएनए गया है वो आरएनए आपके डीएनए के जेनेटिक कोड को चेंज कर देता है। इस बात को डॉक्टर समझेंगे, इस बात को कि आरएनए जो अंदर प्रोड्यूस हुआ है, जो अंदर राइबोन्यूक्लियर एसिड बना हुआ है, वो आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड को पूरा चेंज कर देता है, वहां पर ऊर्जा भेजना बंद कर देता है, संदेश देना बंद कर देता है, और सबसे बड़ी बात भोजन को पचाना, पाचन अपचन की प्रक्रिया को वो बंद कर देता है। और जैसे ही वो आरएनए चेंज होता है तो ये आरएनए कितना कैसा होता है, तो आप आश्चर्य मानेंगे कि 300 प्रकार से लेकर के 10,000 प्रकार की आरएनए की प्रजातियां होती हैं, और जो एक बॉडी के अंदर मतलब 100 लाख करोड़ 100 ट्रिलियन 100 लाख करोड़ के बराबर आरएनए अंदर होते हैं, और उनका प्रभाव 1 लाख करोड़ सेल्स के ऊपर होता है। मतलब 1 लाख सेल्स हैं आपकी बॉडी की, 1 लाख करोड़ सेल्स हैं, उसको संभालने के लिए 100 लाख करोड़ आरएनए आपके लिए काम कर रहा है। अब ये आरएनए आपके पूरे डीएनए सिंड्रोम को चेंज कर देता है, और जैसे आरएनए आपके पूरे डीएनए को चेंज करता है वैसे आपकी सोच शक्ति खत्म होने लगती है, आपकी विचार शक्ति शून्य पड़ने लगती है, आपके अंदर आलस प्रमाद आने लगता है, आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपको कुछ मिल नहीं पाता है। और ये घटना सिर्फ मांसाहार से नहीं होती, ये घटना जंक फूड से भी होती है, क्योंकि जंक फूड के अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं वे सारे प्रिजर्वेटिव जो हैं बंधुओं, वो इन्हीं तरीके के एनिमल प्रोडक्ट्स से निकाले जाते हैं, जिसके लिए आपके हाथ में कभी ई बुक्स पढ़ी होगी, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें ग्रीन सिंबल वाले ई बुक्स रहते हैं, जिसमें E14 430 नंबर है, 310 नंबर है, 369 नंबर है, ऐसे पूरी नंबरिंग में लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर वाला जो प्रिजर्वेटिव है वो किस चीज़ से जनरेट होता है। तो ये जो जंक फूड्स खाते हैं, ये जंक फूड आपके पेट में गए, ये जंक फूड आपके पेट में जाने के बाद वहां पर जो आरएनए बनाता है वो आरएनए आपके डीएनए को चलाता है, जिसके माध्यम से आपकी सोच समझ की शक्ति कुंठित होती चली जाती है। महाराज यशोद इस बात को कितने गंभीरता से समझते होंगे, उस समय का विज्ञान है, उस समय की शब्द शैली मेरे पास समझाने की नहीं है बंधुओं, समझने की तो है, लेकिन समझने के लिए आपके पास इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी में आर्थराइटिस हो रहा है, आपकी बॉडी में मान लीजिए साइटिका हो रहा है, या फिर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है, या फिर मान लीजिए आपको स्किन डिसीज़ हो रही है, आपको ल्यूकोडर्मा हो रहा है, आपको मतलब सफ़ेद दाग हो रहे हैं, कोढ़ हो रहा है जिस तरीके का आप कहते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आपके बाल उम्र से पहले बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे कारण है आपका भोजन। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती है, इन सब चीज़ों के पीछे आपका भोजन प्रॉब्लम करता है। वो भी कैसा भोजन, जो लिक्की गट होता है। लिक्की गट कैसा होता है कि खा तो लिया लेकिन उसका रस नहीं बना, और रस बने बिना वह भोजन रक्त के प्रवाह में मिल गया, तो उसकी जो डिसीज है वो आपकी बॉडी में बाहर दिखाई देती है, और उसकी डिसीज आपकी बॉडी में तो बाहर दिखाई देती ही है, वो आपके अंदर के आपके जो आपका इमोशंस पावर है उसको भी डिस्टर्ब करती है। महाराज यशोद सोच रहे हैं ऐसा साहसी, धैर्यवान, साहसशील, उत्तेज, मतलब सौरवान, प्रज्ञावान, धैर्यवान, क्षमावान, ज्ञानवान, उत्साह से युक्त, निरोगी काया वाला मुझे एक पुत्र चाहिए। और महारानी जो चंद्रमती सोच रही है बस मुझे एक पुत्र चाहिए। मैं आपको फिर वो बात कहूं कि विचारों के एक से आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है। ये मूक माटी है बंधु, गुरुदेव ने अपने इस मूक माटी साहित्य में लिखी है, वरना विकार आता है। महाराज यशोद सोचते हैं कि रानी चंद्रमती को मैं सब कुछ समझा दूं और अच्छे तरीके से इसको पहले संतान की उत्पत्ति के लिए इसको फिजिकली तैयार कर लो। तब वो महाराज यशोद उस बात को बता रहे हैं कि क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए जो ये फास्ट फूड खाते हैं, आप लोग जो भी खाते हैं जिनको अच्छा लगता है, मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां होती हैं बंधुओं, चाहे वो आपकी मैगी बिकती हो या फिर आपका मैकडॉनल्ड्स बिकता हो, पिज़्ज़ा बिकता हो, बर्गर मिलता हो, या फिर आप किसी डोमिनोज में जाते हो, या फिर आप चाउमीन खाते हो, या पिज़्ज़ा बर्गर के साथ आप कुछ और चीज़ें लेते हो, पास्ता लेते हो, या फिर आप कोई चिप्स खाते हैं, या फिर पैक्ड फूड आइटम जो खाते हैं, इन सब चीज़ों में होता क्या है कि इन सब चीज़ों में जो आप खाने वाले पदार्थ होते हैं ये आपके बायोकेमिकल के कुछ स्टूडेंट्स हैं। बायोकेमिकल के स्टूडेंट जो होते हैं वो आपके टेस्ट बर्ड्स को कैप्चर करने की टेक्निक जानते हैं। मान लीजिए आपने कोई चिप्स का पैकेट खाया, अब चिप्स खाने के बाद आपके मन के अंदर जो जैसे आपने खाया, खाते साथ ही जो आपने भोजन किया है उससे आपकी बॉडी के अंदर एक आरएनए
बैक्टीरिया जनरेट हो गया, क्योंकि वो 300 से लेकर के 10,000 तक की प्रजातियां हैं और उसकी संख्या भी 100 लाख करोड़ तक हो सकती है। तो वो एक बैक्टीरिया जनरेट हुआ। अब बार बार वो बैक्टीरिया आपको अंदर से इंडिकेट करता है इस बात के लिए कि अब मुझे फिर से चिप्स खानी है। जैसे आपको आलू खाना है, या मान लीजिए आपको प्याज खाना है, या फिर मान लो आपको होटल का खाना है, तो ये आप इच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके पेट के अंदर बैठा हुआ जो बैक्टीरिया है वो आपके दिमाग में जाकर के सूचना तंत्र को बार बार इस बात के प्रेरित कर रहा है कि चलो 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 चलो, अब आपको क्या करना है, अब हमको एक आइसक्रीम ही खानी है, वलीना खानी है, चॉकोबार खानी है, रसबरी खानी है, कुछ खाना है, या फिर मान लीजिए हमको जंक फूड्स खाने हैं, या फिर हमको बालो होटल का ही खाना है, हमको किसी और जगह खाना है। उन सब के पीछे RNA काम करता है। मेडिकल साइंस इसको बहुत अच्छे से समझता है। वो RNA अंदर बॉडी में जनरेट हो गया, वो जनरेट होने के बाद आपकी पूरी बॉडी को, दिमाग को कैप्चर कर रहा है। मेडिकल बायोसाइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने आपके टेस्ट बर्ड्स को कैप्चर कर लिया, कंपनियों ने उससे उनके फार्मूलाज ले लीजिए और उन फार्मूला के साथ जो केमिकल मिलाया, आप किसी भी प्रोडक्ट को पढ़िएगा जो पैक्ड आइटम होते हैं खाने के लिए, रेडी टू ईट होता है, वो रेडी टू ईट कितना अनहाइजीनिक होता है और वो रेडी टू ईट की क्या मतलब बैड क्वालिटी है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि आपने कोई चिप्स खाई, कुछ खाया, तो जो RNA है वो DNA के जेनेटिक कोड को चेंज करके आपको बार बार कहता है कि अब मुझे चिप्स खानी है। एक बार आपने वनीला का कप खा लिया, अब बच्चा रिकमेंड करता है मुझे वनीला ही खाना है। आपने मान लीजिए किसी यहाँ की फुल्की खा ली, अब वो फुल्की रिकमेंड करती है मुझे उसी की ठेले की फुल्की ही खानी है। ये सब क्या है, आपके अंदर वायरस पैदा हो गया। ये वायरस आपको डील कर रहा है, मतलब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, अब आप अंडर कंट्रोल ऑफ RNA के हैं, ना कि DNA के हैं। अब ये जो RNA आपको कंट्रोल कर रहा है, इससे आपकी फिजिक्स खराब हो रही है। ये बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चे कुछ भी खाते हैं, उनको बस ये पता है कि खाने से भूख मिटती है। लेकिन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को ये पता है कि क्या खिलाने से हमारा जेब भरता है, तो उन्होंने केमिकल रिएक्शन करके ऐसे टेस्ट बर्ड्स को कैप्चर कर दिया है। एक बार आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस जनरेट हो गया, फिर आप उस वायरस को मिटा नहीं सकते। उसको मिटाने के लिए आचार्यों ने कुछ अलग अलग संसाधन बताए हैं। शरीर को निरोगी करने के लिए वे संसाधन अनशन, अवमोदन, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, तो वो जो जेनेटिक कोड हमारी बॉडी का टूटता रहे, इसके लिए जैन दर्शन में रसी का नियम चलता है। सोमवार को हरी नहीं खाना है, मंगलवार को घी नहीं खाना है, बुधवार को दूध नहीं खाना है, इस दिन नमक नहीं खाना है, इस दिन मीठा नहीं खाना है। तो ये रसी का त्याग क्या कराता है आपकी जिंदगी में, कि रसी का त्याग आपके जितने भी टेस्ट बर्ड्स हैं जो डेड हो गए हैं या बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, इसको कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करने से आपका RNA कंट्रोल होता है। आपने उपवास कर लिया, अंदर इच्छा हो रही थी कि नहीं खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, अब कितना खाना है ये नहीं पता, खाना तो है, तो RNA आपको डिसाइड करता है। आप दिमाग से कभी भी खाना बंद नहीं करते। आपने हमेशा ये धारणा बना के रखी है कि जब पेट भर जाएगा खाना बंद कर देंगे। बुद्धिमान लोग जब दिमाग भर जाएगा तब खाना बंद कर देंगे, क्योंकि आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने कहा जो यो मित भुक स बहुभुक, सूत्र लिखा है कि जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है। मतलब ये कि जो कम खाता है वो ज्यादा खाने के लिए ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन जो ज्यादा खाता है उसके अंदर के जो वायरस हैं जो 1 लाख करोड़ की संख्या में पेट के अंदर पल रहे हैं, वो वायरस डिसाइड करते हैं कि तुम खाना कब बंद करोगे। लेकिन जब आप धार्मिक संसाधनों को अपना लेते हैं, लेकिन जब आप अपने किसी भी धार्मिक संस्थानों में उत्पन्न होने वाले उन विचारों को जीना शुरू करते हैं जहां सिखाया जाता है कि हमको हफ्ते में अष्टमी चौदस के दिन एकासन करना है, या फिर हमको सोमवार के दिन हरी नहीं खानी है, मंगलवार को घी नहीं खाना है, या नमक नहीं खाना है, या बूरा नहीं खाना है, दही दूध मीठा नहीं खाना है, तो ये क्या है, ये दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। ये इंद्रिय विजय भी कराती है और आपको निरोग भी रखती है। ये प्रक्रिया हर शासन में नहीं है बंधुओं, सिर्फ जैन धर्म में सिखाया गया है कि आपको अनशन करना है, आपको भूख से कम खाना है, आपको रसी छोड़ करके रसी का भोजन करना है। ये सारी जीवन शैली आचार्यों की इतनी उदार थी कि जिसके माध्यम से हमको जीवन जीने का एक बहुत अच्छा साधन मिला। हम 120 साल तक जी पाएंगे इन्हीं संसाधनों के कारण। अगर कोई 60 साल में मर गया तो गलती ना धर्म की है ना किसी और चीज की है,
गलती तो उसके खान पान और उसके विचारों की है कि तुम 25 साल में 28 साल में तुमको हार्ट स्ट्रोक लगा कैसे, तुमको हाइपरटेंशन हुआ कैसे, तुम बीमार कैसे पड़े। उसके लिए गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, और मेडिकल साइंस में भी उदाहरण चलता है। जब कभी को रिलेट करते हैं तब समझ में आता है कि गुरुदेव कितना अच्छा समझाते हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा कि कभी सोचो, कल्पना करो। क्या कल्पना करो? कल्पना करो कि तुम रोड में जा रहे हो और रोड में जाते जाते तुम्हारे पीछे शेर आ गया या चीता आ गया। अब जैसे ही तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे पीछे चीता है, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, तुम्हारा लीवर है, तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारा पेट है, तुम्हारा पैर है, तुम्हारा हार्ट है, इस सब में जो तुम्हारे भोजन की ऊर्जा जा रही थी, ये सारी की सारी ऊर्जा एकत्रित होकर के तुम्हारे दौड़ने के लिए काम आती है। और तुम्हारा दिमाग बोलता है दौड़ो, कितना तेज, इतना तेज कि चीते से तेज दौड़ो। और आप विश्वास मानेंगे, अगर आपके पीछे शेर भी लगा है, आपको पता है कि कोई बचाने वाला नहीं है, तो आप दौड़ करके शेर से जंग जीत जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं? कि उसके पीछे आपका मेंटल जो सिंड्रोम है वो काम करता है कि दौड़ो। उस समय आपका लीवर काम नहीं करता, उस समय आपका हार्ट काम नहीं करता, उस समय आपकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता, उस समय ब्लड में जितनी एनर्जी रहती है वो सिर्फ आपके पैर्स में रहती है, इस बात के लिए कि तुम दौड़ो 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 दौड़ो। तो जिस प्रकार एक शेर पीछे पड़ने पर आदमी इतना तेज दौड़ता है, उसी प्रकार आज की जनरेशन में विचारों का शेर इतना तेज दौड़ता है कि उसके पीछे उसके ऑर्गन्स खराब होते रहते हैं। तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हाइपर टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और इनके अंदर पेट में जाने वाला भोजन जंक फूड रहता है या प्रदूषित पानी रहता है। मान लीजिए आप नल का पानी पीते हैं, तो नल के पानी में आपको पता हो या नहीं पता हो, शायद पता है, मैंने पहले भी बताया है इस बात को, कि एक एल्बुमिन सॉल्वेंसी करके एक घटना घटती है। रासायनिक घटक होते हैं। टंकी में जो पानी कहीं से स्टोर करके लाया गया है, उसको प्यूरिफाइड करने के लिए उसमें केमिकल डाल दिया, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया। ब्लीचिंग पाउडर डालने से पूरा का पानी का जितना डस्ट और वायरस थे वो उसमें नीचे बैठ गए, लेकिन उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिक्स हो गया पानी में। अब पानी में जब ब्लीच मिक्स हो गया है, तो ब्लीच मिक्स होने के बाद जब वो पानी की टंकी से फ्लो में नीचे छोड़ा जाता है, तो जितने भी जो पाइपलाइंस होती हैं, इन सारी पाइपलाइंस में जो आपने पाइपलाइन देखी होगी लोहे की जो होती है, वो प्रॉपर लोहा नहीं होता है, उसमें 9-10 प्रकार की धातुएं मिलाई जाती हैं। तो 9-10 प्रकार की धातुओं को मिला करके वो बनाते, क्योंकि अगर प्रॉपर लोहा होगा, क्योंकि वो पूरे नल का पानी जो होता है वो नाली के अंदर से आता है, पाइपलाइन पूरी नालियों के अंदर होती है, तो नाली के अंदर प्रॉपर 100 टाइम पानी में डूबे रहने के कारण लोहा बहुत जल्दी जंग खा जाता है। लेकिन पानी की पाइपलाइन इतनी जल्दी जंग नहीं खाती, अंदर से भी पानी है, बाहर से भी पानी में पड़ा है, उसके बाद भी जंग नहीं खाता। लेकिन क्या होता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिक्स पानी जब आपकी उस पाइपलाइन से चलता है, तो उस में जो 8 प्रकार की अलग अलग धातुएं हैं, जिसमें जस्ता मिला हुआ है, कॉपर मिला हुआ है, तांबा मिला हुआ है, और भी मिले हैं, तो उसमें से ब्लीचिंग पाउडर जस्ता के साथ एक रासायनिक प्रक्रिया को करने के साथ आपकी बाल्टी में आकर के खड़ा होता है, और उस प्रदूषित पानी को पीने पर महिलाओं को 286 प्रकार का स्किन के अंदर और बॉडी के अंदर कैंसर पैदा होता है। मतलब अगर किसी स्वस्थ महिला को कैंसर हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो नल का पानी पी रही है। उसके लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए या फिर किसी भी प्रकार के रोगी के व्यक्ति के लिए ये एफोर्ड किया जाता है कि या तो आप बारिश का पानी लेना पसंद करें, या फिर आप जो है नीचे से बोरिंग का या कुएं का पानी, बोरिंग का भी नहीं, कुएं का पानी लेना पसंद करें, क्योंकि कुएं के पानी में बहुत दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी रहती है, और इतने पतले उसमें जर्म्स को मारने के लिए जो छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, पूरा पानी प्यूरिफिकेशन होकर के आता है। तो रोगी व्यक्ति या तो कुएं का पानी ले, और अगर कुएं का पानी उसको मान लीजिए प्योर नहीं मिल रहा है, अगल बगल रहने के कारण कुछ खराब हो जाता है, तो फिर वो रोगी व्यक्ति जो है बारिश के पानी के साथ अपने रोग को ठीक करेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन घर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो आपका आरएनए बॉडी का चेंज कर रहा है, वो कौन चेंज कर रहा है? तो एल्बुमिन सॉल्वेंसी के साथ जो आप नल का पानी पीते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर से मिक्स होने के कारण आपकी बॉडी में कैंसर पैदा करता है, कोलाइटिस पैदा करता है, आंतों में बीमारी पैदा करता है, या दर्द पैदा करता है, या फिर आपके आँख में कैंसर पैदा करता है, बहुत जल्दी आपको आँख से आपको चश्मा चढ़ जाता है। इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण है बंधुओं, वो आरएनए है, और उस आरएनए के पीछे का कारण है ये आपका प्रदूषित पानी।
भोजन की शुद्धता इस जीवन में अति आवश्यक। आपने कोई मांसाहार किया तो उससे जो कंज्यूम आपकी बॉडी कर रही है आरएनए, उससे आपका डीएनए चेंज हो रहा है, उससे आपकी जिंदगी अलग हो रही है। आपने कोई जंक फूड खाया, जंक फूड खाने पर क्या हुआ, जंक फूड की क्वालिटी और बताना चाहूं, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। आपने किसी पैकेट में पढ़ा होगा बेस्ट बिफोर 6th मंथ, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। और दूसरा एक शब्द और पढ़िएगा, पहले लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स ओनली, अब लिखा आता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। ये फर्क है। हेल्थफुल ऑयल क्या है आप देखिए, आपको बताएं कि आगरा में, ग्वालियर में स्लॉटर हाउस बहुत सारे हैं, उसमें जितने भी सुअर, गाय, भैंस मारी जाती हैं स्लॉटिंग करने के बाद, उनके पूरे प्रोटीन को बड़े बड़े कड़ाहों में उबाल दिया जाता है। उबालने पर अंदर का पूरा मांस जो है वो बिल्कुल तरल पदार्थ तेल के जैसा ऊपर लहलाने लगता है। उसको कंटेंट में भर करके, और वो आपके तेल में पाम के बाद सबसे सस्ता मिलता है तो वही मिलता है। तो उससे कई लोग चिप्स तलते हैं। तो जब ऐसे लोग गंदे तेल से चिप्स तलते हैं, कुछ और नमकीन बनाते हैं, कुछ और करते हैं, तो वो सीधा सीधा ये नहीं लिख सकते कि मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो उनने अपने उसमें लिख दिया मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। अब ये हेल्थफुल है कि हार्मफुल है, ये हमको डिसाइड करना है। अब हमने देखा कि कोई पैकेट है, उस पैकेट में मान लीजिए आप चिप्स लेते हैं, या फिर आप नमकीन लेते हैं, या फिर आप हल्दीराम का ही खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें लिखा है कि इसकी लाइफ टाइम्स लिखा है 6th मंथ, किसी किसी का लिखा है बेस्ट बिफोर 12th मंथ, किसी किसी में लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 2 years। रेडी टू ईट, आप खा रहे हैं, वो आपके बॉडी में जाकर के क्या इफेक्ट कर रहा है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक पैकेट खोला 5 रुपए का, आपको भुजिया खाना था, आप रास्ते में चलते चलते आपने पैकेट लिया, भुजिया खा लिया, ब्रेड खा लिया, या फिर आपने कोई समोसा खा लिया, कुछ भी खा लिया, उसकी उन्हें लाइफ लिख दी कि 6 महीने का है। अब आपने पेट के अंदर डाला, आपको लगता है कि जिसके पैकेट में ये लिखा गया था कि इसकी लाइफ 6 महीने की है, वो खाते साथ ही वो डेड हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? आप आश्चर्य मानेंगे कि आपने मान लीजिए कोई भुजिया पैकेट में खोल करके खाया, कोई नमकीन खाया, कोई स्वीट्स खाया, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिया, जिसमें लिखा था कि बेस्ट बिफोर 6th मंथ, या फिर इसका लाइफ टाइम पीरियड, एक्सपायरी डेट, दोनों अलग अलग तरीके हैं। एक लिखते हैं बेस्ट बिफोर 6th मंथ, और एक लिखते हैं उसमें एक्सपायरी डेट किसकी क्या है। तो वो उसके पहले आपके पेट में जाने के बावजूद भी एक्सपायर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपने सेब खा लिया, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी है कि 8 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है। आपको लगता है कि हमने ये सेब खाने पर हमारी आंतों ने इसको पचा लिया, और पचाने के बाद हमने इसका सेंस निकाल लिया। आपके सिर्फ टेस्ट बड्स प्रभावित हुए हैं, आपका सिर्फ आरएनए प्रभावित हुआ है, और उसी गंदे खाते हुए नमकीन के कारण आपकी बॉडी के अंदर अनेक दूसरी प्रकार की डिसीज पैदा हुई है। वे डिसीज कैसी हैं, किस स्तर तक हो सकती हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे। कि जो कम उम्र में लोगों पैरालाइज्ड होने लगे हैं, किसी को पैरालिसिस होता है, वैक्स फॉल्सी हो जाता है, चेहरा, आंख टेढ़ी हो जाती है, और आंख सोते हुए भी एक आंख ऐसी खुली रहती है बंद। कभी आप देखिएगा, जिसको लकवा लग जाता है, जिसको आप कहते हैं, और शांति धारा में जिसके लिए अपस्मारीम कहते हैं, अपस्मार कहते हैं, अपस्मार की बीमारी है, शांति धारा पढ़ते वक्त उसके लिए गंधोदक का प्रयोग भी किया जाता है। तो जब ये डिसीज होती है, आपको लकवा लग गया है या कुछ और लग गया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफस्टाइल में पैक्ड फूड आइटम बहुत सारे हैं, जिसको आप जंक फूड कहते हैं। और आचार्यों ने साफ साफ लिखा था कि जो आपका साधु खा सकता है वो आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जो आपका साधु नहीं खा सकता वो आप भी नहीं खा सकते। साधु क्या खाता है, जैन समाज के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसमें भी हमको बार बार चेंज करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे साधु हैं, साध्वी भगवंत हैं, उनका एक स्टाइल बन गया है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे साधु या साध्वी भगवंतों को भी कैंसर होने लगा है, यूट्रस का प्रॉब्लम होने लगा है, या फिर किसी और चीज़ में डिसीज होने लगी है। तो उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम एक जैसा भोजन ही रोज करते हैं। जबकि जैन साधुओं की एक बहुत अच्छी खासियत रहती है कि वो रोज किसी दूसरे घर में जाते हैं, तो दूसरे घर में अलग अलग प्रकार का भोजन मिलता है।
अलग अलग प्रकार का हाथ मिलता है, जिस कारण उनके कभी भी शरीर में रोग पना पनपते नहीं। कल मूंग की दाल मिली थी, आज उड़द की मिल गई। कल उनके यहाँ रोटी मिली थी, आज इनके यहाँ बाटी मिल गई। किसी के यहाँ गए थे तो लौकी की सब्जी मिली थी, आज इनके यहाँ परवल की मिल गई। उनके यहाँ गए थे तो दाल में नमक डाला था, इनके यहाँ दाल में नमक डालना भूल गया। नहीं समझे? ऐसा तो जो फर्क पड़ता है, उस फर्क पड़ने से क्या होता है कि अंदर का जो आरएनए है वो 100 टाइम्स कंट्रोल में रहता है। कि जो आरएनए ने डिमांड किया, भाई आज मुझे कचौड़ी खानी है, अंदर से आरएनए बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं कि फुल्की खानी है। उस फुल्की कारण जो आपके अंदर आरएनए पैदा हो गया है, जो बैक्टीरियाज पैदा हो गए हैं, वो बैक्टीरिया आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर बैक्टीरिया आपसे कह रहा है कि चलो पिज्जा खा के आते हैं, फुल्की खा के आते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो साधु के साथ भी होता है। साधु के अंदर भी शुद्ध भोजन करने के बावजूद भी आरएनए तो बनता है, और वो आरएनए बनता है तो आरएनए बनने के कारण जो है उसके अंदर मान लीजिए रिकमेंड हुआ कि आज कचौड़ी खाने की इच्छा है या फिर आज डोसा खाने की इच्छा है, तो उससे इच्छा तो है लेकिन उसने बोली नहीं। अब दिमाग में है चौके में डोसा मिलता तो अच्छा रखता, मान लीजिए हो गया, किसी के दिमाग में आ गया तो। लेकिन चौके में जाने के बाद आपको दाल रोटी मिली। अब दाल रोटी मिली, आप दाल रोटी चावल खा करके आ गए। अब क्या हुआ कि जो आरएनए आपके अंदर, वायरस जो अंदर बैठा हुआ था और जो आपके मेंटल में बार बार ये संकेत भेज रहा था कि मुझे डोसा 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 डोसा, और जैसे ही आपके पेट के अंदर दाल रोटी गई, वो आरएनए वहां से खिसकने लगा। अब उस आरएनए के डेड पीरियड स्टार्ट हो गए, और जैसे उसके डेड पीरियड स्टार्ट हो गए, ठीक उसी तरीके से आप धीरे 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 करके स्वस्थ होना शुरू हो गए। तो स्वस्थ होने की यह भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि साधु कभी भी भोजन करता है मौन पूर्वक करता है। जिसकी फिक्स डाइट होती है कि मुझे दाल रोटी सब्जी और यही चीज चाहिए है, ये लोग भी जिंदगी में बीमार हो जाते हैं। इनको सबसे बड़ा पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और आरएनए एक बार डिस्टर्ब हुआ तो फिर चेहरे का कलर बदलने लगता है, फिर आपके रंग, आपके पूरे रूप रंग में धीरे धीरे करके बदलाव आना शुरू हो जाता है। बंधु, ये सारी प्रक्रियाएं हमको जैन दर्शन में आने के बाद देखना जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इन सारे शब्दों को, इस पूरी व्यवस्था को लिखा है। उन्होंने कहा है कि तुमको अगर स्वस्थ रहना है तो रस परित्याग का नियम लो। तुमको अनशन, अवमोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयशन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, इसको स्वीकार करो। हम इसको भूल गए क्योंकि आज हमारी जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है, तो इन शब्दों का अर्थ नहीं जानती, इसलिए मैं इस शब्द को थोड़ा सा बदल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर घर के अंदर जो वो एक प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल चलती है हमारे यहाँ की क्रिश्चियंस में, जो माँ बहनें करती हैं कि आज माँ बहनें हैं, व्रती हैं, दारी हैं, तो उन्हें नमक नहीं खाया, बूना नहीं खाया, शक्कर नहीं खाया, या फिर करे दिन पड़ते हैं तो उसके यहाँ आप गेहूं की खीर खाते हैं, कभी आपको बिना उसका मिलता है। इन सब चीज़ों के पीछे विज्ञान है कि आपको घर के अंदर मिलने वाला, मान लीजिए राखी के दिनों में गोटा खाया जाता है, जो मावे का और मैदे का, आटे का मिला करके बनाते हैं, उससे भी आपकी बॉडी फिजिक बहुत कंप्लीटली फ्रेश रहती है। अब जैसे उड़द के दिन खाने के आ गए राजमास, कि मान लीजिए किसी को दिल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इन ठंडी के दिनों में वो उड़द का प्रयोग करके अपने आप को पुष्ट कर लेता है। तो एक पूरा विज्ञान है जैन धर्म में, ये हर धर्म में नहीं है, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति इस बात को सुन रहा है। तो उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ ऐसी कलाएं जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है, आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमेशा रोज अलग अलग भोजन करने की कोशिश करिए। महाराज यशोद जो है रानी चंद्रमती को इस बात का उपदेश दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं इस बात के लिए कि अगर आपने अपना धातु शोधन नहीं किया, अगर मान लीजिए आपने अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो जो संतान आएगी वो संतान पौरुषहीन पैदा होगी। छोटी उम्र में वो बच्चा डरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे माता पिता तो कारण है ही है, माता पिता का भोजन भी कारण है। बंधुओं, आपको हमारी बात समझ में आ रही है? आप इस बात को समझ रहे हैं ना? अब आप देखिए कि भोजन कितना जरूरी हो गया। अब आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है कि आपकी बॉडी में जो आरएनए बनता है वो किन कारणों से बनता है, आप देखिएगा। किसी को रजनीगंधा पसंद है, किसी को माड़ीचंद पसंद है, किसी को पान पराग खाना पसंद है, किसी को कोई और जो गुटखा है वो पसंद है। अब ये गुटखा आरएनए बनाता है, अंदर एक चुलुक पैदा होती है जिसको आप लोग कहते हैं भैया बहुत देर हो गई चाहिए। फिर किसी को स्मोकिंग की आदत है, फिर मान लीजिए किसी को अल्कोहल लेने की आदत है, किसी को जंक फूड खाने की आदत है, किसी को नॉन वेज खाने की आदत है, किसी को आइसक्रीम खाने की आदत है, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है, या फिर किसी को जो है वो प्रदूषित अनहाइजीन भोजन करने की आदत है। मान लो उस नाले के ऊपर जो चाट का ठेला लगता है, भले वो किसी भी
साहब का हो, खड़ा कहां पर है? घूरे के ऊपर। अब वो पूरा एनवायरनमेंट प्रदूषित है, उससे आपकी बॉडी के अंदर पूरा आरएनए जा रहा है, आपके बॉडी के अंदर नपुंसकता बढ़ रही है, आपकी बॉडी के अंदर सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है। आपका बच्चा जो है वो जो हाइपर एक्शन में रहता था या फिर बहुत ज्यादा विद्वान बन सकता था, वो विद्वत्ता नष्ट हो रही है। इससे जाति संकरता भी पैदा हो रही है, कुलगोत्र की अशुद्धि भी हो रही है, और साथ ही साथ शरीर और अंदर का स्वास्थ्य पूरा बिगड़ रहा है। फलतः परिणाम कुछ और ही निकल रहा है। हम सोचते हैं बच्चा हमारे काम आएगा, बच्चा पता नहीं किसके काम में आता है। इन सब चीजों के पीछे कारण थे, और महाराज यशोद को एक ऐसा राजपुत्र चाहिए था कि जिस राजपुत्र के कारण साथ में लेकर के वो अपना पूरा राज्य सौंप सके। उस राज्य को सौंपने के लिए महारानी चंद्रमती को महाराज यशोद समझा रहे हैं कि चंद्रमती, सबसे पहले अगर तुम्हें संतान वास्तव में चाहिए है तो सिर्फ भौतिक नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ संतान चाहने के लिए तुमको अपने भोजन का नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी। और साथ ही साथ 6 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा, और उसमें दृष्टि ब्रह्मचर्य भी है, मानसिक ब्रह्मचर्य भी है और कायिक ब्रह्मचर्य भी है। आंखों से भी मैं किसी को देख करके किसी के बारे में गलत विचार नहीं लाऊंगा। इस तरीके के ब्रह्मचर्य के पालन को लेकर के महाराज यशोद और रानी चंद्रमती ने अपना मन बनाया, लेकिन रानी चंद्रमती भोजन को लेकर के अपना मन नहीं बना पा रही थी। रानी चंद्रमती को लगता था कि महाराज यशोद चूंकि कोई, क्या कहते हैं वो, कि घर का जोगी जोगिया, आन गांव को सिद्ध। तो अगर घर का कोई डॉक्टर हो और घर में अपनी वाइफ को समझाए कि आप ऐसा करते हैं, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और आपकी पूरी फिजिक को बिगाड़ने के लिए, बंदो एक बात और कहना भूल गया मैं, कि फिजिक को बिगाड़ने के लिए अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, मांसाहार, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ये सारी चीजें तो खराब करती ही हैं। पूरे शरीर को एक और चीज खराब करती है, वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करती है आप इसको भी देखिएगा, कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, आपको माइग्रेन हो रहा है, या फिर मान लीजिए आपकी पीठ में दर्द है, या फिर आपको बुखार आ गया, तो आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको 4 गोली लिखता है। उस 4 गोली में एक एंटी एलर्जिक या एंटीबायोटिक जरूर होती है। 2 गोली लिखेगा रोग को मारने की, और फिर 1 गोली ऐसे लिखेगा कि इस रोग को मारने वाला ये जो हमने दवाई दी है, इससे उत्पन्न होने वाले रोग को मारने के लिए वो एक एंटीबायोटिक जरूर लिखता है। तो बॉडी को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम एंटीबायोटिक भी करती है, जबकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक तो लिख देते हैं, लेकिन वो आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में बिल्कुल नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि बायोटिक की फैसिलिटी में 3 अलग अलग कंटेंट होते हैं, जिसको आप प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड एंटीबायोटिक कहते हैं। तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दी। अब किसी डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि आजकल एंटीबायोटिक के साथ ही प्रोबायोटिक मिलकर के आता है। तो एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक मिलकर के आता होगा, लेकिन प्रीबायोटिक तो मिलकर के नहीं आता ना। प्रीबायोटिक के लिए हमको खुद अपने आप को सॉल्व करना पड़ता है। तो कभी आपने देखा कि जब आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब से कहता है कि आपको फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, और फ्रूट्स भी थोड़ा थोड़ा लेना है। वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत साफ सुथरा, व्यवस्थित एंड हाइजीन और आपके बिना पेस्टिसाइड वाला, जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक, ऐसा आपने मान लीजिए एप्पल लिया। तो एप्पल, आपने एक एप्पल खाया, एप्पल खाने के बाद एप्पल आपकी बॉडी में डिजॉल्व होने में उसको बहुत कम समय लगेगा। तो रोगी को एप्पल दे देते हैं, रोगी को बनाना दे देते हैं, रोगी को थोड़ा सा दूध दे देते हैं। लेकिन इसमें भी देखा जाता है कि ये अगर ऑर्गेनिक हैं तो काम करते हैं, अगर वो पेस्टिसाइड वाले हैं तो फिर वो आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा आरएनए बनाते हैं जिसके माध्यम से आपका फिजिक फिर खराब होने लगता है। फिजिक खराब होता है, आप बर्बाद होते चले जाते हैं। और महाराज यशोद बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं जिस पुत्र को पैदा करूं उसका शरीर और मानसिकता खराब निकले, क्योंकि उनको पूरा राज्य चलाना था। आपको अगर अपना घर भी चलाना है बंधुओं, अगर आपको अभी संतान पैदा करनी है, या आप संतान पैदा करना चाह रहे हैं, या आप अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस उद्बोधन को बहुत दूर तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। समझने और समझाने की कोशिश करिएगा कि एंटीबायोटिक खाने से आपकी बॉडी में जो पेट में जो आरएनए बने होते हैं वो एक साथ बाहर निकलते हैं। तो अब आप कहते हैं महाराज, डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने गोली दी थी लेकिन गोली खाने से दस्त लग गया। अब दस्त क्या लग गया? दस्त वो वही चीज है कि आपकी पेट के अंदर इंटेस्टाइन में जो बहुत सारा आरएनए बना हुआ था, कंट्रोल था, जिसकी काउंटेबल संख्या 1
100 लाख करोड़ तक थी, उसमें से एंटीबायोटिक की गोली देने पर वे आरएनए वहां पे मर करके बाहर निकलने लगे। अब वे मर करके आपका जो स्टूल होता है, जिसको आप स्टूल को क्या कहते हैं, शौच, मल कहते हैं ना, तो जो आप सुबह सुबह मल त्याग करते हैं बंधुओं, उन सारे मलों में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 60% तक आरएनए होता है, या जीवित या डेड। मतलब मल में सिर्फ भोजन नहीं होता है, मल में 60% वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी को चला रहे होते हैं, जो एवरीडे आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। लेकिन ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया एक नेचुरल स्टेज पे होती है। एक डिटॉक्सिफिकेशन जो है हम लोग अष्टमी और चतुर्दशी को करते हैं, जब सूर्य की या चंद्र की स्थितियां आगे पीछे होती हैं। तो जैन दर्शन में या फिर आपके भारतीय दर्शन में अष्टमी और चतुर्दशी के व्रत माने गए हैं, या अष्टांगा के व्रत माने गए हैं, या पर्युषण के व्रत माने गए हैं। इन दिनों में जब आप किसी भी बाहर के प्रकार का भोजन, कोई भी प्रकार की मेडिसिन, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफिकेशन की ओर चली जाती है और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं कि हम मेडिकल साइंस की इस भाषा को ना सीखना और समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, और ना हमने कभी जानने की कोशिश की। हमने तो बस उतनी कोशिश की जितना हमको टीवी एड में दिखाया गया। टीवी एड में दिखाया कि लेज चिप्स खाने से ऐसा होता है, अंकल चिप्स खाने से ऐसा होता है, फलानी कंपनी का पिज्जा, फलानी कंपनी का जोमेटो, इसका स्विगी, इसको हमने एक मारा, बुलाया, खाया। लेकिन आपको पता चला कि स्विगी का भोजन कराते करते आप सुअर के जैसे हो गए। स्विगी और सुगर में कितना अंतर है बताओ? शब्द करीब करीब मिलते जुलते मिलते हैं। आपने वहां का भोजन किया और आपका फिजिक्स धीरे धीरे खराब होना शुरू किया। आपकी पूरी बॉडी का डीएनए चेंज हो चुका है। आज आपकी पूरी बॉडी को चलाने वाला आरएनए है, और आरएनए को चलाने वाले टेस्ट बर्ड्स है, और उन टेस्ट बर्ड्स को चलाने वाली बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। आज बच्चे को अपनी माँ के हाथ का भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज बच्चे को घर के अंदर रहने के बावजूद बच्चा चाहता है, रिकमेंड करता है कि हम एक हल्दीराम की थाली बुला लेते हैं, उनका बहुत टेस्टी रहता है। वही पूड़ी माँ बनाती है और वही गर्म पूड़ी आपको हल्दीराम के स्टॉल पे मिलती है। फिर उस पूड़ी और इस पूड़ी में टेस्ट कैसे अंदर है? क्योंकि उस भोजन में जो प्रिजर्वेटिव डाला गया है उसकी लाइफ 6 मंथ की है, और पेट में डालने के बाद जब आप उस प्रिजर्वेटिव को पेट के अंदर डालते हैं और खाते हैं, तो आप सोचिए कि ये पच गया, ये पचा नहीं है। वो बिना पचा हुआ भोजन आपके ब्लड में मिल जाता है, फलता है आपको बाहरी शरीर में होने वाली डिसीज पैदा होती है, जो आपका साइनस भी होता है, ओरल प्रॉब्लम भी होती है, बदबू भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इन सब चीज़ों को आप जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। आपका समय हो गया, मैं बताना तो अभी बहुत कुछ और भी चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ें सब गिन रही, मतलब घूम भी रही हैं, लेकिन समय ने अपना पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। महाराज यशोद रानी चंद्रमती को इस तरीके के भोजन के विज्ञान को समझा रहे थे, और वह भोजन का विज्ञान शास्त्रों से निकाल करके मैं पूरी दुनिया को इस बात के लिए देना चाह रहा हूँ कि शास्त्रों में दबे पन्ने आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको मेरे को सुनने की आदत पड़ गई है, आप मुझे सुनते हैं, तो मैं ऐसा चाहूँगा कि आप इस संदेश को दूर तक पहुंचाएं और अपने बच्चों को और बेटियों को तैयार करें इस बात के लिए कि वो अपना जेनेटिकल जो डीएनए है उसको चेंज ना करें, और आपकी बॉडी को चलाने वाला डीएनए ना होकर के आरएनए है। आरएनए को चलाने वाली बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो आपके टेस्ट बर्ड्स के साथ में आने के कारण जो है आज पूरा वातावरण बदल गया है, और जिससे हमारी जीवन शैली भी बदल गई है। अगर आपको एक नई और अच्छी संतान पैदा करनी है तो सबसे पहले भोजन की शुद्धता की ओर हम ध्यान देंगे। अल्कोहल छोड़ेंगे, स्मोकिंग छोड़ेंगे, बाहर का खाना छोड़ेंगे, जंक फूड खाना छोड़ेंगे, प्रदूषित पानी को पीना छोड़ेंगे, नल का पानी पीना छोड़ेंगे, और जो अनहाइजीनिक स्पेस पर जो भी फूड लगाए जाते हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं, इसमें खड़े होकर के हम किसी भी तरीके से अपने शरीर और मानसिकता को दूषित ना करें। ऐसी भावनाओं के साथ महाराज यशोद चंद्रमती को जो समझा रहे थे वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं जहाँ तक भी सफल हूँ अपनी देशना को सफल मानता हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद साथ में है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथों दो। माँ जिनवाणी भारती तो ही जपो दंडैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि जब कभी भी आप किसी डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं अपनी कोई बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका नाम पूछता है।
नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो डॉक्टर इस नाम के माध्यम से ये जानना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर ये जानना चाहता है कि किस प्रकार के व्यक्ति को ये बीमारी हुई है। जब डॉक्टर ये समझ लेता है कि तुम इस प्रकार के हो, तो पूछता है कल आपने क्या खाया था, आपका फूड क्या है, आप डाइट में क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, नाश्ते में क्या लेते हैं। और जिस करी को पूछ करके वो आपके प्रकार को, टाइप्स को जान लेता है। फिर एक ही गोली सबके लिए काम नहीं करती। कैंसर एक ही प्रकार का है, लेकिन वो जिस प्रकार का व्यक्ति है उस प्रकार का उसको इलाज दिया जाता है। तो किसी को कीमो दे दिया जाता है, किसी को रेडिएशन, किसी की सर्जरी, और किसी को छोटी सी गोली देकर बोलते हैं आप तो इसी को खा लीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। तो आप अपने प्रकार को भी सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। और इसके माध्यम से पूरे विश्व में एक शांति, अहिंसामय का वातावरण बने, इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव की।